पाम टीवी की तरफ से मैं हसन जाफ़र ज़ैदी आपकी खिदमत में आज जो प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ वो है तवानाई के बहरान से मुताल्लिक़। तवानाई का बहरान असल में बहुत से दूसरे बहरानों को भी ज़ाहिर कर रहा होता है, जिसमें सबसे अहम माशी बहरान है। और माशी बहरान से सियासी बहरान और सियासी बहरान से माशी बहरान, ये आपस में खलत मलत होते रहते हैं। तवानाई का बहरान कब से शुरू हुआ? हमें आपको सबको याद है कि आज से 40-50 साल पहले के दौर में जो बिजली और गैस के बिल आते थे वो गैर महसूस तौर पे लिए जाते थे। लोगों की आमदनी अगरचे कम थी लेकिन वो महसूस नहीं होते थे। फिर ये कब और कैसे शुरू हुआ कि यकायक ये बिल लोगों की पहुंच से बहुत बाहर होना शुरू हो गए? तो इसके लिए अगर मैं ड्रॉ करूं तो एक टर्निंग पॉइंट है 1991, जब सर जंग का ख़ात्मा हुआ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया, ग्लोबल कैपिटलिज़म का आगाज़ हुआ और ये कहा गया कि अब ज़्यादातर इकनॉमिक एक्टिविटी प्राइवेट सेक्टर में होगी। हमारे यहाँ सिर्फ बिजली ही नहीं, हमारा तो पानी भी, पीने का पानी भी प्राइवेट सेक्टर के पास चला गया। उसके बाद हमारे खाने पीने की चीज़ें भी प्राइवेट सेक्टर के पास चली गईं। बिजली के मंसूबे बापडा लगाया करता था और हुकूमत ज़िम्मेदार होती थी इस बात की कि आवाम को सस्ती बिजली फ़राहम होगी और मुस्तकिल फ़राहम होगी। लोड शेडिंग थोड़ी सी 80s में हुई थी, आधे घंटे की शाम को हुआ करती थी। उससे पहले कभी लोड शेडिंग नहीं देखने में आई। 90 की दहाई एक टर्निंग पॉइंट है जिसमें आके ये कहा गया कि अब पाकिस्तान में कोई भी फंडिंग आपको आलमी अदारों की तरफ से, मालियाती अदारों की तरफ से, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है या और एड टू पाकिस्तान कंसोर्शियम थे और बहुत से, उनकी तरफ से किसी भी बिजली के मंसूबे के लिए कोई फ़ंड नहीं दिया जाएगा। जो भी बिजली के मंसूबे लगेंगे वो प्राइवेट सेक्टर में लगेंगे। चुनांचे 94 की एनर्जी पॉलिसी आती है और उसमें ये तय होता है कि अब प्राइवेट सेक्टर को खोला जाए। IPPs आने शुरू हुए। ये IPPs चूँकि हुकूमत की पहुंच से या हुकूमत के दायरे से बाहर थे और जो इन्वेस्टर थे वो बड़े प्रोजेक्ट लेकर नहीं आए, वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेकर आए, 100-100, 200-200 मेगावाट के, सिवाय हबको के। हबको एक 1200 मेगावाट का पहला IPP था। उसके बाद फिर 100-100, 200-200, 300, 400 मेगावाट के ये वो प्रोजेक्ट थे जो बायोफ्यूल, इंपोर्टेड बायोफ्यूल पर बेस थे, RFO पर बेस थे, बाहर से तेल के इंपोर्ट पर बेस थे। एक तो बाहर से इंपोर्टेड जो फ्यूल है, अगरचे उस वक्त कहा जाता है कि सस्ता था, लेकिन जो प्रोजेक्शंस थी वो बता रही थी कि आगे चल के ये सस्ता नहीं रहेगा जब दुनिया में डिमांड इसकी बढ़ेगी। लेकिन चूँकि आका मौला जो डिक्टेट करता था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ग्लोबल कैपिटलिज़म, हम उसके सामने बड़ी आसानी से लेट जाते हैं। हमने पूरा पावर सेक्टर उनके हवाले कर दिया और गवर्नमेंट के सेक्टर में कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा। 90 की दहाई में शुरू में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट गाज़ी प्रोथा के नाम से शुरू हुआ था, वो तो बना, लेकिन उसके अलावा ये सारा सेक्टर प्राइवेट के लिए छोड़ दिया गया। और उस दौर में नवाज़ शरीफ और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों के अलावा जो ये ज़रदारी का जो टाइटल 10% का आया था, ये बुनियादी तौर पे इन्हीं बिजली के मंसूबों पे कमीशन लेने से शुरू हुआ था। तो 90s में ये प्रोजेक्ट धड़ाधड़ लगते गए और ऐसी शराइत पर लगे जिसमें बराह रास्त अवाम पर बोझ मुंतकिल होना था कि आप इन प्लांट से बिजली लें या ना लें, क्योंकि सर्दी में जब डिमांड कम हो जाती है तो इन प्लांट्स की पावर पूरी तरह नहीं ली जाती। तो उस वक्त आप उनको वो भी पे कर रहे होते हैं जो आप बिजली नहीं ले रहे, जिसको आप कैपेसिटी चार्ज कहते हैं। ये 2 पार्ट टैरिफ होता है।
कि जितनी कैपेसिटी आपने लगाई उसके अगेंस्ट एक फ़िक्स अमाउंट आपको हर हालत में पे करनी है। दूसरा है जितनी आप बिजली पैदा कर रहे हैं वो आपने उसके लिए पे करना है, उसका बिल आपने देना। तो ये 2 पार्ट टैरिफ में जिस तरीके से मुआहदे किए गए वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए थे, इन्वेस्टर के मफाद में थे, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के मफाद में नहीं थे जिस तरीके के मुआहदे किए गए। 90 की दहाई के आखिर में फिर ये शोर व गलगला हुआ कि अब तो बिजली बहुत ज़्यादा हो गई है, हमें मज़ीद बिजली लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रा समझने की ज़रूरत है कि ये जब कहा जाता है कि बिजली बहुत हो गई और हमें ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? सरप्लस का मतलब क्या होता है? सरप्लस का मतलब ये है कि हमारी क़ुव्वत ख़रीद से बिजली, अब हम मज़ीद बिजली नहीं ले सकते, हम लोड शेड करेंगे, हमारी सकत इतनी नहीं है कि हम वो सब्सिडी दे सकें लोगों को, चुनाचे ये कहना शुरू कर दिया जाता है कि ये सरप्लस हो गई। आपकी ज़रूरत एक ऐसा मुल्क जो सनती तौर से गैर तरक्की याफ्ता है, जो अभी तक ज़राअत को अपना समझता है कि ज़राअत ही हमारी मेन इकोनॉमी है, वहाँ ये कहना कि हम सरप्लस हैं, 20-22 करोड़ की आबादी का मुल्क, वो सरप्लस कभी भी नहीं हो सकता अगर हम उसको नीड बेस्ड रखें, अगर ज़रूरत की बुनियाद पर रखें तो वो कभी भी सरप्लस नहीं है। लेकिन आपकी सकत टू परचेज़ मोर पावर वो जब ख़त्म हो जाती है, जब आपकी सब्सिडी देने की ताकत कम हो जाती है, तो आप कह देते हैं कि हमारे पास बिजली बहुत ज़्यादा है। ये सूरत हाल पैदा हुई 90 की दहाई के आखिर में, जब ये 10% और ये कमीशनें लेकर IPPs लगवाए गए, तो उसके बाद हुकूमत के 2 चेहरे होते हैं। एक उसका चेहरा है IPPs के सामने जहां उन्होंने उनको पेमेंट्स करनी है, एक उनका चेहरा आवाम के सामने है जहां उन्होंने उनको सस्ती बिजली फराहम करनी है। ये मसला तब पैदा हुआ, जैसे मैंने बताया, कि जब प्राइवेट सेक्टर में बिजली आई। जब हुकूमत अपनी बिजली लगाती थी तो इनका एक ही चेहरा होता था कि आवाम को कैसे सस्ती बिजली देनी है। अब इन्होंने 2 अनासर को मुतमईन करना है। एक वो जो प्राइवेट सेक्टर है, जो बिजली जिससे आप उसकी शराइत पे बिजली ले रहे हैं, और एक है अवामुन्नास। अवामुन्नास को आप सब्सिडी डाल के सस्ती बिजली दे रहे हैं और उससे आप महंगी बिजली ख़रीद रहे हैं। इसके नतीजे में सर्कुलर डेट इकट्ठा होना शुरू होता है। इस पस मंज़र के बाद अब हम आ जाते हैं कि जो अगले अदवार हैं उनमें क्या हुआ। मुशर्रफ दौर में मज़ीद बिजली के मंसूबे नहीं लगाए गए, क्योंकि ये बात जारी रही कि जी सरप्लस है बिजली। 2008 के बाद से लेके 2013 तक जो जरदारी का या पीपल्स पार्टी का मरकज़ी हुकूमत का दौर है, उसमें क्विक फिक्सेस किए गए, क्योंकि जब ये सरप्लस कहना शुरू कर देते हैं और बिजली के मंसूबे लगाने बंद कर देते हैं तो फिर शॉर्टेज के लिए बड़ी गुंजाइश पैदा हो जाती है। 2008 में यही सूरत हाल थी कि बेतहाशा लोड शेडिंग हो रही थी, चुनाचे इन्होंने आके रेंटल के और मुख्तलिफ़ इस तरह के क्विक फिक्सेस शुरू किए और ऐसी गैर मनसूबा बंदी के साथ शुरू किए जिसमें इनकी कमीशनें तो थीं, लेकिन आवाम को कोई मेगावाट उसमें नहीं मिला। जो तुर्की से इन्होंने एक बजरे पे लगा हुआ प्लांट लेकर आए, उसने 1 मेगावाट भी नहीं दिया और वो बग़ैर कोई बिजली पैदा किए हुए वापस चला गया, और उसका फिर इंटरनेशनल कोर्ट में जाके इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में हमें बहुत बड़ा जुर्माना पड़ा, जो पिछली इमरान खान की हुकूमत ने तुर्की की हुकूमत से मिलकर माफ़ करवाया। 2013 के बाद जब नवाज़ की और नून लीग की हुकूमत आती है तो 2018 तक फिर एक शॉर्टेज का बहरान था और फिर क्विक फिक्सेस किए गए। जल्दबाजी में कभी सोलर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऐलानात किए गए कि 1000 मेगावाट का कायद-ए-आज़म सोलर पार्क लगाया जा रहा है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। 220 केवी का
ग्रिड स्टेशन बनाया गया, 220 केवी की लाइनें बिछाई गईं, लेकिन वहाँ 1000 मेगावाट आज तक नहीं लगा। सिर्फ 400 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगे। ये जो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद 600 मेगावाट का लगाया गया था, उसका जवाब ना तो मांगा जाता है ना दिया जाता है कि वो जो एसेट के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत का पैसा खर्च हुआ वो अनयूटिलाइज्ड 10 साल से पड़ा हुआ है, उसका हिसाब कोई नहीं किसी से मांगता। इस तरह से एक हौच पौच तरीके से स्लिप शॉट मैनर में काम किए गए। फिर ये नवाज़ और शहबाज की हुकूमतों ने सोलर का मंत्रा छोड़ के फिर ये इंपोर्टेड कोल के ऊपर आ गए। इंपोर्टेड कोल पे साहिवाल जैसी जगह पे प्रोजेक्ट लगाया गया, जहां इंपोर्ट हुआ हुआ कोयला कराची की बंदरगाह से मालगाड़ियों में रोज़ हज़ारों टन की सूरत में इंजन वहाँ से लेके आते हैं मालगाड़ी के, और उसके ऊपर ये प्लांट चल रहा है। ये बिल्कुल इकनॉमिकली फ़ीज़िबल नहीं था। इसमें जो आपकी O&M कॉस्ट है उस कोयले को साहिवाल तक लाने की, और वो कैपिटल कॉस्ट जो आपको रेलवे के ऊपर खर्च करने, 55 लोकोमोटिव ख़रीदे गए सिर्फ इस कोयले को लाने ले जाने के लिए। वो सारी कॉस्ट जो लोकोमोटिव्स की है, जो रेलगाड़ी के डब्बों की है, जो O&M कॉस्ट है, वो सारी अगर इस प्लांट की कॉस्ट में शामिल कर दी जाए तो ये बिल्कुल इकनॉमिकली फ़ीज़िबल प्रोजेक्ट नहीं है। दूसरे, इसकी जो एनवायरमेंटल असेसमेंट है वो भी जाली तौर पे की गई है। साहिवाल जैसे ज़रूरी इलाके के अंदर ये प्लांट लगाया गया जहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा फसलें और बहुत ही रिच एग्रीकल्चरल एरिया है। फिर इंपोर्टेड कोल पे कराची के पास प्रोजेक्ट लगाए गए, जबकि हमारे पास अपना इंडिजिनियस कोल थर का मौजूद था, उसको इग्नोर करके ये जल्दबाजी में लगाए गए। फिर जल्दबाजी में RLNG के प्रोजेक्ट्स लगाने शुरू कर दिए गए। उनकी भी ऐसी शराइत तय की गई कि उनको भी कैपेसिटी चार्ज दिया जाना है, उनको भी बग़ैर पैदा किए हुए तब भी उनको बिजली की कीमत अदा की जाएगी, और 66% हर हाल में आपने उनकी बिजली को लेना है। अगर नहीं लेना तब भी आपने 66% के हिसाब से उनको पेमेंट करनी है। ये नवाज़ और शहबाज के दौर में जिस तरीके से लगाए गए, और ये कहा गया कि हमारे टेन्योर के अंदर अंदर जो चीज़ें हो सकती हैं वो हम करें। चुनांचे इन्होंने कोई बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट भी शुरू नहीं किया। संगे बुनियाद रखे गए बादशाह के, दासू के, लेकिन काम किसी प्रोजेक्ट पे शुरू नहीं हुआ। चाइनीज़ ने एक शुरू किया जो नीलम झेलम का प्रोजेक्ट था, लेकिन हाइड्रो का सेक्टर जिस बुरी तरह से इग्नोर हुआ पिछले 20-25 साल में, वो एक अलमिया है पाकिस्तान के लिए। कमिंग बैक 2018 के पहुंचते तक, इलेक्शनों के पहुंचने तक, ये बात हर तरफ की जा रही थी कि बहुत बिजली लग गई है और अब हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं है। मैंने उस वक्त भी बहुत से फोरम्स पे खड़े होकर ये कहा था, इस्लामाबाद में भी, कि ये बहुत जल्द फिर हम शॉर्टेज को फेस करेंगे और फिर हम क्विक फिक्सेस करेंगे। नतीजा ये हुआ कि जैसे मैंने पहले कहा कि सरप्लस का मतलब हमारी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है। हमारी ज़रूरत तो कभी कम हो ही नहीं सकती। एक गैर सनती मुल्क अगर ये कहे कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है तो वो बहुत ही अजीब बात है। हमारी ज़रूरत तब हम कहते हैं जब हम पे मज़ीद सब्सिडी देने की सकत नहीं होती। चुनांचे ये जो लोड शेडिंग आजकल हो रही है, ये आप मज़ीद सब्सिडी पे नहीं कर पा रहे, आप कैपेसिटी चार्ज पे किए चले जा रहे हैं। आपने बिजली की मुकम्मल गलत मनसूबाबंदी की है। आपने मुनासिब फिजिबिलिटी और मुनासिब माशी तौर पे इसका फ़ाइनेंशियल एनालिसिस किए बग़ैर ये मंसूबे लगाए हैं। ऐसी शराइत पर लगाए हैं जो पाकिस्तान के अवाम के मफाद में नहीं बल्कि उन इन्वेस्टर के मफाद को लुक आफ्टर करते हैं जिनके साथ कमिश्नें लेके ये प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं। आज अब सूरत हाल ये है कि फिर से क्विक फिक्सेस की तरफ जाने की बात हो रही है, जब 8 से 10 हज़ार मेगावाट का शॉर्टफॉल आ गया है।
फिर से आप मुतबादल जो तवानाई के सोर्सेज हैं उनकी तरफ भागना शुरू कर रहे हैं, सोलर और विंड की तरफ। यकीनन सोलर और विंड हमारे लिए हमारा एक बहुत बड़ा सोर्स है जिस पर आपको कोई इम्पोर्टेड फ्यूल की प्राइस नहीं पे करनी पड़ती। उसके टेक्निकल मसलों को हल किया जा सकता है, लेकिन अब फिर आप अगर बड़े बड़े इस तरह के प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स की शराइत पर लगा लेंगे तो फिर उनका बोझ आवाम की तरफ ही जाएगा। ये एक इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी का तकाज़ा है। यहाँ हमारे यहाँ तवानाई के शोबे में कोई एक कोऑर्डिनेशन या कोई इंटीग्रेटेड पॉलिसी नहीं है। गैस और जो हमारे मादनी ज़राए हैं उनकी पॉलिसी किसी और डायरेक्शन में बन रही है, कोयले के हवाले से पॉलिसी किसी और जगह बन रही है, बिजली की मनसूबाबंदी कहीं और हो रही है। एक इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी का शदीद फुक़दान है पाकिस्तान में। आप ये अंदाज़ा मुनासिब तरीके से नहीं लगाते कि अगले साल आपकी गैस की जो ज़रूरियात हैं वो किस तरह पूरी होंगी, उसका बंदोबस्त क्या है, बिजली की ज़रूरत कितनी है, और अगर कोई कंटीजेंसी हो जाती है तो हमें क्या करना होगा। हम किसी भी कंटीजेंसी को देखते हुए कोई मनसूबाबंदी नहीं करते, और जब सर पे पड़ जाती है तो फिर आवाम को लोड शेडिंग से दो चार कर देते हैं, और आवाम लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ एहतजाज करते रहे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चुनांचे एक मजबूत एनर्जी पॉलिसी बनने की ज़रूरत है जिसमें जितने भी हमारे तवानाई के सोर्सेज हैं, जिसमें एटमी तवानाई भी शामिल है, जिसमें मुतबादिल तवानाई भी शामिल है, जिसमें हाइड्रो पावर की जो सोर्स है वो भी शामिल है, इनकी एक इंटीग्रेटेड सेंट्रल प्लानिंग होनी चाहिए। पाकिस्तान जैसे मुल्क को एक सेंट्रल प्लानिंग की ज़रूरत है जो कि पिछले कम से कम 30 साल से जब से वापडा को डिसमेंटल किया गया है तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, और यही रास्ता है जिसको किया जाए तो आवाम का फ़ायदा हो सकता है। वरना ये लोड शेडिंग का इफरीत इसी तरह से हर 2-4 साल के बाद फेस होता रहेगा और आवाम इससे दो चार रहेंगे।